हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, जिसका कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जा करके ज़रूर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? तैत्रीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तैत्रीय तथा शतपथ ब्राह्मण का जो संबंध है यह यजुर्वेद से है। 20 का उत्तर हो जाएगा। और ऋग्वेद में देख लेते हैं। ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। यजुर्वेद का देख लिए तैत्रीय तथा शतपथ ब्राह्मण। सामवेद में जो है यह पंचविश ब्राह्मण का संबंध जो है यह सामवेद से। और गोपथ ब्राह्मण का संबंध जो है यह अथर्ववेद से है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त है। यजुर्वेद में बताया गया है विधि विधान पूजा पाठ के बारे में, बलिदान विधि के बारे में, ये सब यजुर्वेद में बताया गया है। सामवेद में बताया गया है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। अथर्ववेद सबसे नया वेद है, सबसे बाद में लिखा हुआ वेद है। इसमें पूजा पाठ, जादू टोना, वास्तुकला, इस सब के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उरुवेला में भगवान बुद्ध को निम्न में किस साधक से मुलाकात नहीं हुई थी? तो उरुवेला में जिनसे मुलाकात नहीं हुई थी वह थे रंपा। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक निम्न में कौन थे? तो रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य। और देख लेते हैं रामानुजाचार्य जो थे यह कौन थे? वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। उसका आनंद तीर्थ तीर्थ है, आनंद तीर्थ ब्रह्म संप्रदाय के प्रतिपादक थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अशोक के किस शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है दूसरा अभिलेख में। ये हो जाएगा 20 का उत्तर। पहला जो है इसमें बताया गया है पशु बलि की निंदा की गई है पहला शिलालेख में। दूसरा में पशु के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। और तीसरा में बताया गया धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है तीसरा शिलालेख में। छठा शिलालेख में क्या किया गया? आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है छठा शिलालेख में। एक और इम्पोर्टेंट है 13वां शिलालेख, जिसमें कि कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में किस शासक ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि धारण किए थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक थे, जिसका की राजधानी वातापी या बादामी था। ऐहोल अभिलेख जो है वह पुलकेशिन द्वितीय से ही संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन से, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। आइए देख लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन जो है इनको शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने परम भट्टारक की उपाधि धारण किए थे ये। और हर्षवर्धन 3 संस्कृत में नाटक लिखे, पुस्तक लिखे, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं नरसिंह वर्मन के बारे में। तो नरसिंह वर्मन का जो उपाधि धारण किया था नरसिंह वर्मन हुआ थे वातापी कोंड का। इसका वातापी कोंड का। और पुलकेशिन द्वितीय परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। उक्का नामक अग्नेयास्त्र का प्रयोग निम्न में किस शासक द्वारा किया जाता था? तो उक्का नामक अग्नेयास्त्र का प्रयोग जो किया गया यह शेरशाह के द्वारा किया गया है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी? तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हुए, जिनका की जन्म पटना में पटना साहिब में हुआ। ठीक है, इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। उसके बाद हरगोविंद सिंह के बारे दिया हुआ है। हरगोविंद सिंह छठे गुरु हुए और ये अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन बनवाया हरगोविंद सिंह। ठीक है, छठे गुरु। उसके बाद हरिकिशन दिया हुआ, हरिकिशन 8वें गुरु हुए। और उसका तेग बहादुर दिया हुआ है। तेग बहादुर जो थे ये 9वें गुरु थे, जिनका की हत्या औरंगजेब किया था। ठीक है, और मुगल शासक एक और गुरु के हत्या किए हैं, अर्जुन देव की हत्या किए हैं, जो जहांगीर करवाया था, और तेग बहादुर का औरंगजेब। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो बक्सर के युद्ध के संबंध में पहले बक्सर के युद्ध के बारे में जानते हैं। ये युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज तथा मीर कासिम के मध्य हुई थी? बिल्कुल नहीं। बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वह अंग्रेज तथा इधर से कौन सा था, मीर कासिम था, शाह आलम द्वितीय था और सुजाउद्दौला था। 1764 में हुई थी। तो ये सिर्फ मीर कासिम से नहीं था, तो पहला गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी के अधिकार दिए। नहीं, बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को सिर्फ दीवानी दी है। ठीक है, फौजदारी जो था यह मुगल के पास ही रह गया था। फौजदारी मुगल के पास ही रह गया था। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 1 और 2 दोनों गलत है। तो क्या है, सत्यकूट की चयन करें तो डी नंबर दिया है, ना तो 1 सही है और ना ही 2। ठीक, अगला देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। क्या सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो सर्वोच्चता की नीति जो है यह आरंभ की गई थी हेस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा
की गई थी। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ लॉर्ड वेलेस्ली लिखा हुआ है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सहायक संधि लाया गया था। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में स्थायी बंदोबस्त लाया गया था। ठीक है, चलिए अगला 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, निम्न में कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? जो पशुपालक नहीं थे वह थे बैगा आदिवासी, ये कभी पशु नहीं पाले। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्या है, जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? तो जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का जो गठन किया गया था, यह किया गया था 1840 ईस्वी में। 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो अंग्रेज जो बंगाल विभाजन के पीछे तर्क दिया था, यह दिया था प्रशासनिक सुविधा के लिए ये विभाजन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने के लिए वह बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, और ये जो बंगाल विभाजन यह हुआ था, यह 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था। कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किस पुस्तक को जाना जाता है? तो एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से जो जाना जाता है वह है ऑस्कर पुरस्कार को। ये 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्या है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो मुख्यालय है यह है पेरिस में। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन है? तो एशियाई खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला पहलवान जो है यह है विनेश फोगाट। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? तो पेप्टोन तथा पेप्टाइड जो है यह जो है व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस खेल से बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है? तो बंकर तथा मैलेट शब्द जो संबंधित है यह पोलो से है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो की गई थी यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ये हो जाएगा सी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं। क्या है, वित्तीय समावेशन के मध्यवार कार्य योजना तैयार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो वित्तीय समावेश के मध्यवार कार्य योजना तैयार करने हेतु जो समिति का गठन किया गया था वह था दीपक मोहंती समिति। 20 का उत्तर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक कम तरल मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो सर्वाधिक कम तरल मुद्रा के रूप में जाना जाता है M4 को। ये हो जाएगा ए इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। क्या है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान के तात्पर्य किसके ऋण देने से है? तो ये कृषि को ऋण देने से है, छोटे उद्यम को ऋण देने से है, लघु उद्यम को ऋण देने से है। तो ये सभी हो जाएगा उत्तर डी नंबर। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्या है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो ये कृषि, छोटे उद्यम, लघु उद्यम, इन सभी से है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार के आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन के द्वारा, पुस्तक के द्वारा एडम स्मिथ ने आर्थिक व्यवस्था के जो प्रोत्साहित किया है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस मध्य अफ्रीकी देश ने अपनी समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्या है, हाल ही में किस मध्य अफ्रीकी देश ने अपनी समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है? तो नागोया प्रोटोकॉल को कौन अपनाया है अभी? तो ये कैमरून अपनाया है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, कैमरून देश है जो नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है अपनी समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए। अगला देख लेते हैं। क्या है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन संपन्न हुआ ऑस्ट्रेलिया में। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां नंबर। क्या है, हाल ही में किसे ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल क्या है, हाल ही में किसने ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया? तो ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल जो लॉन्च किया है यह नीति आयोग किया है। ठीक, नीति NITI का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। 26वां नंबर। क्या है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय का
संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय की आधारशिला रखी गई, यह किस राज्य में स्थित है? तो देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय की आधारशिला रखी गई, यह कौन से राज्य में? तो यह तेलंगाना में। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी? तो बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है महाराष्ट्र में। अगला देख लेते हैं 28वां नंबर क्या है। सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? यह मलेशिया देश के साथ किए हैं, इसका सी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति हुए? तो यह 47वें नंबर के राष्ट्रपति हुए डोनाल्ड ट्रंप। अगला देख लेते हैं क्या है। किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से जो सम्मानित किया गया है, यह किया गया है सुधा रघुराजन को, इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आंसर। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन बना है? तो 69वां डिवीजन जो बना है हाल ही में, यह जम्मू रेलवे डिवीजन बना है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 32वां नंबर। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो यह दिया गया है आटम को, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के जो ध्वजवाहक थे, यह थे भाग्यश्री यादव और सुमित अंतिल, यही हो जाएगा ए इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी क्या है? बोरहोल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने किस राज्य में वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम कार्य करना शुरू किया है? तो वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम कार्य शुरू किया है क्या है? बोरहोल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। तो ये कौन से राज्य में किया है? ये महाराष्ट्र में किया है, इसका डी हो जाएगा उत्तर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है? तो चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये इसका उत्तर हो जाएगा। पहला आवास कौन है? कूनो, कूनो राष्ट्रीय उद्यान था पहला। ठीक है, ये सभी जो है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, कूनो, कान्हा, बांधवगढ़, ये सभी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला देख लेते हैं क्या है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो बने हैं, यह कौन बने हैं? यह गौतम अडानी बने हैं, इसका हो जाएगा सी उत्तर। अगला देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर जो है वह है वियना, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? तो सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो यह 75 वर्ष हुए हैं, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का मुख्य सचिव जो नियुक्त किया गया है, यह अमृतलाल मीना को किया गया है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाए जाने की घोषणा की 23 अगस्त को, इसका हो जाएगा उत्तर बी नंबर। अगला देख लेते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? तो एंटी रेप बिल जो पास किया है, यह कौन से राज्य की? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य के किया है, इसका हो जाएगा डी उत्तर। चलिए देख लेते हैं उसके बाद 42वां नंबर क्वेश्चन। तो 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है। पेरिस पैरा ओलंपिक में, एक मिनट, पेरिस पैरा ओलंपिक में शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो शीतल देवी का जो संबंध है यह निशानेबाजी से है, ये हो जाएगा ए इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं अब इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन है क्या है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक स्टेटमेंट के लिए वन वर्ड देना है क्या। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स की किलिंग को क्या कहा जाता है? होमिसाइड कहा जाता है। किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग, मानव हत्या इसको कहते हैं हिंदी में। उसके सुसाइड दिया हुआ है, जो खुद की हत्या करता है, मतलब आत्महत्या करता है, ठीक है, वो सुसाइड कहलाता है। उसका पैट्रिसाइड है, पैट्रिसाइड पिता की हत्या कहलाता है, किलिंग ऑफ फादर। उसका इन्फेंट्रिसाइड कहते हैं भ्रूण हत्या को, ठीक है, जो छोटे बच्चे को भ्रूण में जो हत्या किया जाता है इन्फेंट्रिसाइड कहलाता है। और किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग
होमिसाइड कहलाता है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, या इट वाज वेटिंग डैश 2 आवर्स, इट वाज वेटिंग फॉर 2 आवर्स होगा, ये इसका ए नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45वां नंबर, क्या सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। ठीक है, आइडियम फ्रेज दिया हुआ है, एक फ्रेज दिया हुआ है, इसका मीनिंग देखना है। तो क्या है, हार्ड एंड फास्ट, तो इसका होता है मीनिंग, आइडियम्स फ्रेज का स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, बहुत कठोर होगा ये। अगला देख लेते हैं, क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो देखना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें पहिया, पूर्णिमा, पुस्तक, लिखावट दिया हुआ है, पूर्णिमा, पुस्तक, लिखावट ये सब स्त्रीलिंग है, लेकिन पहिया जो है यह स्त्रीलिंग नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, एक मुंह दो बात, मुहावरे का उदाहरण अर्थ क्या होगा। तो जो अपने बात पर नहीं रहते, कहीं कुछ बोलता है कहीं कुछ बोलता है, उसी कहते हैं एक मुंह दो बात। तो अपनी बातों से पलटना, डी इसका हो जाएगा, एक मुंह दो बात का उदाहरण का। क्या है, दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होता है दिक जोड़ दर्शन, ये हो जाएगा डी नंबर। क्या कहते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि होते हैं टोटल 5 प्रकार के। कौन कौन होते हैं याद रखिएगा, दीर्घ है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है और अयादि संधि है, ये सभी स्वर संधि कितने 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए देख लेते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो व्योम का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह पावक नहीं है, बाकी नभ, अंबर, अंतरिक्ष ये सब है। अगला देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक 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 विशेषता नहीं है। फिर से सुनिए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक एक क्या है, विशेषता नहीं है, तो जो एक एक विशेषता नहीं है, यहाँ द्विसदनीय विधायिका, तो द्विसदनीय विधायिका जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी एकल नागरिकता, एकीकृत नागरिक न्यायिक व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब भारतीय संविधान की विशेषता है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 52वां नंबर, क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालीय कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम की जाएगी। क्या है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकीय कार्रवाइयाँ जो है वो राष्ट्रपति के नाम की जाएगी। यह कितने नंबर अनुच्छेद में, तो 77वां नंबर अनुच्छेद में यह बताया गया है। ठीक है, और सब अनुच्छेद के बारे में देख लें, जैसे 67 नंबर अनुच्छेद दिया हुआ है, यहाँ उपराष्ट्रपति के पद के अवधि के बारे में 67 नंबर अनुच्छेद में बताया गया है। उसके बाद 78 नंबर अनुच्छेद है, तो 78 नंबर अनुच्छेद में यह बताया गया है, मतलब 78 नंबर अनुच्छेद के द्वारा बताया गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामला तथा मंत्रिपरिषद के निर्णय से संबंध जो भी सूचना होगा वो राष्ट्रपति को देंगे। ये 78 नंबर अनुच्छेद में बताया गया है। 89 नंबर अनुच्छेद में बताया गया है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। बाकी जो समस्त कार्यपालिका की कार्रवाइयाँ जो राष्ट्रपति के नाम की जाएगी, यह 77 में दिया हुआ है, 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन। 53वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई। तो भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो किया गया है, किसकी स्थापना, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की गई है, तो ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 54वां नंबर क्वेश्चन। 54वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध में असत्य है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध से असत्य है। तो देख लेते हैं कौन सा असत्य है। क्या यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, बिल्कुल सत्य है ये। यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी सही है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होगा, नहीं, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यही असत्य है, डी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो डी हमारा उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेह सुनिश्चित करने की सक्षम बनाता है। तो यह कौन सा बड़ा हथियार है, तो यह क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है, वह भारत की शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। तो यह अविश्वास प्रस्ताव, ये हो जाएगा 20 का उत्तर। अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो इसमें पक्ष के खिलाफ, जो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में होता है, जो अविश्वास प्रस्ताव लाता है उसके पक्ष में कम से कम 50 सदस्य का साथ होना आवश्यक होता है, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 56वां नंबर, क्या है,
संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार चलाता है यह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चलाता है। डी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 57वां नंबर क्या है? भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निरंतरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निरंतरता के प्रश्न पर जो परामर्श का निर्णय लेते हैं यह किससे लेते हैं? तो भारत के निर्वाचन आयोग से लेते हैं। ये हो जाएगा सी इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो जो संवैधानिक निकाय नहीं है तो निर्वाचन आयोग है, 324 नंबर आर्टिकल में। मानवाधिकार आयोग जो है यह नहीं होगा, ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है मानवाधिकार आयोग, यही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, 58 का। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो यह पारित किया गया है यह 2019 में किया गया। सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो प्रथम गणतंत्र दिवस परेड की जो निम्नलिखित में किस वर्ष आयोजित की गई थी? यह 1950 में की गई थी प्रथम गणतंत्र दिवस परेड। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 61वां नंबर। क्या निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो कौन से तारामंडल है? ओरियन को शिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 62वां नंबर क्वेश्चन क्या है? महाद्वीपीयता के संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। क्या है? महाद्वीपीयता से संबंधित कथन का सही कथन का क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, अगला आते हैं समुद्र जलवायु पर माध्यम प्रभाव डालता है। बिल्कुल सही है, समुद्र जो है जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है। उसके बाद क्या है? जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है लोगों के चरम मौसम स्थितियों का अनुभव होता है। बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद क्या है? जैसे जैसे कोई पृथ्वी सतह से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की ओर जाता है तो वायुमंडल कम सघन होता जाता है और तापमान कम होता जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की ओर जाता है तो वायुमंडल जो है वहाँ तापमान कम होता जाता है। सही है, लेकिन सघन नहीं होता है। ये हो जाएगा तीसरा, यहाँ गलत दिया हुआ है, जो सघन नहीं होता है वायुमंडल वहाँ पर। तो 1 और 2 दोनों सही है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 63वां नंबर क्या है? चंबल, हिंडन, टोंस नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? यह जो है यमुना की सहायक नदी है। चंबल, हिंडन, टोंस ये सब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? हुक्का जलप्रपात किस देश में स्थित है? हुक्का जलप्रपात जो स्थित है यह है न्यूजीलैंड में। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या? कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमको देखना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहले एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है तो एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला है। गहराई में दबे हुए अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। बिल्कुल सही है ये भी। अगला क्या है? लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त है। ये भी सही है। आगे था धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिए रिंगलाइट कोयला है। ये गलत है, एंथ्रासाइट ही है यहाँ होगा, जिसका वाल्य भट्टी में लोहे का प्रगलन होता है। तो ये ऑप्शन गलत है, तो हमारा यही डी नंबर ऑप्शन होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है? भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो भारतीय कृषि भूमि पर आधारित दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कारणों को जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो देख लेते हैं इसमें विरासत का अधिकार ये है। ठीक है, उसके बाद क्या? अलाभकारी भूमि जोत का आकार ये भी है। उसके बाद क्या है? भूमि का विभाजन ये भी है और बहुफसल ये नहीं है। ठीक है, जो कह रहा है अत्यधिक दबाव के लिए कृषि भूमि पर, तो बहुफसल नहीं है इसमें, विरासत का अधिकार ये सब है। तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा, तो बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या? गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? गाद और धूल से बनी मिट्टी जो होती है लोएस मिट्टी होती है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं 68वां नंबर क्या है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को जाना जाता है कंपोज। क्या जाना जाता है? कंपोज। तो कंपोज याद रखिए, कंपोज घास का मैदान कहाँ पर है? ब्राजील में है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ऊपर में पंपास दिया हुआ है, तो पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में है। ठीक है, उसके बाद प्रेरी दिया हुआ है, प्रेरी कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में। प्रेरी कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में है। उसके बाद फिर दिया हुआ है क्या? 68 में लानोस। लानोस कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। ठीक, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 69वां नंबर। 69वां नंबर क्वेश्चन क्या है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
ठीक है। तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है ये कौन से राज्य में है? यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद बिहार में है, बिहार में कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार में। ठीक, और उसके बाद फिर असम के लिए पूछेगा तो असम में क्या है? मानस है, काजीरंगा है। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, राजाजी है, ये सब है। पश्चिम बंगाल गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है? भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में हवाई परिवहन जो शुरू किया गया था यह किया गया था 1911 ईस्वी में। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत प्रकाश का उदाहरण है? तो जो श्वेत प्रकाश का उदाहरण है वह क्या है? बहुरंगी प्रकाश। डी नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? क्या है? अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है? किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, क्या है? उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग के समय के अनुक्रमानुपाती हो जाता है? तो यह जूल के नियम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्या है? वह छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को किस रूप में जाना जाता है? तो वह छोटी अवधि पर के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को जो रूप में जाना जाता है वह क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब कम समय के लिए अगर कोई भी कम टाइम के लिए जो कोई पिंड पर बल लगता है तो उसको किस रूप में जाना जाता है? तो उसको आवेग के रूप में जाना जाता है। 74वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? जो प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, जब ध्वनि परिवर्तित होता है तो प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। ये उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाने के लिए पहली बार जो यंत्र का प्रयोग किया गया है तो वह है LIGO का। ये 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन 76वां नंबर, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सा सदिश राशि है? तो जो सदिश राशि है इसमें ये है गुरुत्वाकर्षण तीव्रता। डी इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये देखना है कौन सा कथन सही है। क्या कहता है? अस्तित्व का नहीं होता है, बिल्कुल सर के अस्तित्व का नहीं होता है। उसके बाद क्या कहता है? चुंबक के एन ध्रुव से एस ध्रुव तक होता है, बिल्कुल ये गलत है। क्या है? चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव होता है, ये होगा सी हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणुओं की संख्या की सही निरूपण है? जो परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण है उसमें क्या होगा? दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुना एवोगैड्रो नंबर होता है। तो ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है? 79वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है? अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? तो अपक्षय प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज जो है यह है क्वार्ट्ज। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो विंडो क्लीनर में पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य विलयन में पारित होने वाला विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त होने वाली भिन्न पदार्थों की मात्रा उसके रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होता है? क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य विलयन में पारित होने वाले विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त होने वाले भिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्य के समानुपाती होता है? तो यह होता है माइकल फैराडे के। जैसे ही इसमें कुछ भी मतलब विद्युत से रिलेटेड आएगा और डायनमो से रिलेटेड आएगा वहाँ माइकल फैराडे आंसर में मारिएगा। क्या है? रासायनिक तुल्य के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइकल फैराडे। अगला देख लेते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन का उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन का उत्पन्न ज्वाला का जो कलर होता है, रंग होता है, यह पीला होता है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्या है? क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो क्षारीय मृदा धातु परमाणु के अनुसार जो सही क्रम है वह देख लेते हैं। तो इसको परमाणु संख्या के अनुसार ये किया गया है। तो ये देख लेते हैं, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा बेरिलियम, फिर होगा मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। जिसमें देख लेते हैं सबका परमाणु संख्या, बेरिलियम का 4 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, उसके बाद कैल्शियम का 20 होता है, स्ट्रोंशियम का 38 होता है और
बैरियम का जो होगा ये 56 होगा। तो यही बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? संगीत के सुरों पर जो अष्टक का नियम था ये आधारित था। सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन ऑक्साइड नहीं है? तो जो उदासीन ऑक्साइड नहीं है Na2O होगा, ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 86वां नंबर क्या है? ग्लाइकोजन एकलक इकाई क्या है? तो ग्लाइकोजन एकलक इकाई जो है यह है ग्लूकोज। इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के निर्माण के लिए प्रमुख अवयव क्या है? लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है? तो जो इस सब के बनाने के लिए लिपोफिलिक विटामिन है वह विटामिन ई है। तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 88वां नंबर क्वेश्चन क्या है? लाल, बैगनी, नीले या काले रंग के फलों, सब्जियों तथा अनार में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील क्या है? फिनोलिक यौगिक उपस्थित होता है। तो यह होता है एंथोसाइनिन। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन पौधे का जड़ प्रजाति के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो क्या है? निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ प्रजाति के मुख्य कौन पौधे की जड़ की प्रजाति के मुख्य कार्यों में सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है पौधे के हिस्सों में भोजन की आपूर्ति, ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 90वां नंबर। तो 90वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भोजन की ऊर्जा की कमी, भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्पपोषण क्या कहा जाता है? तो भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्पपोषण जो कहा जाता है वह कहा जाता है सूखा रोग। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाला बेरी बेरी रोग का लक्षण नहीं है? तो जो बेरी बेरी होने वाले रोग का लक्षण नहीं है वो देख लेते हैं, हाथ अंगों जैसे हाथ और पैर में दर्द ये है लक्षण, बोलने में कठिनाई ये भी लक्षण है, आंख में अनैच्छिक गति ये भी है, धीरे धीरे घाव भरना ये नहीं होगा। तो डी हमारा उत्तर है, ये बेरी बेरी रोग का लक्षण नहीं है। अगला देख लेते क्या है? गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? तो गर्भनाल में 2 धमनियां होती है। ये हो जाएगा ए इसका उत्तर। अगला देख लेते क्या है? उत्तकीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव्य लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उत्क्रमणीय प्रतिदीप्तशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रतिदीप्तशील लाल अम्लीय रंजक जो है यह कौन है? तो इयोसिन है। ये ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर देख लेते हैं क्या है? अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कोशिका शरीर के मरम्मत प्रणाली में जो प्रयोग की जाती है यह है अंतर कोशिकीय रिक्तियां। ये सॉरी एक मिनट देख लेते हैं क्या है इसमें। इसमें मूल कोशिकाएं होगा। क्या है? अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो मूल कोशिकाएं हैं। ये डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक की विशेषता है? तो अस्थायी उत्तक की विशेषता जो होगा यह क्या है? अंतर कोशिकीय रिक्तियों में मौजूद होती है। ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और इस तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।